हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज की इस वीडियो में मैं अंशुता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ तुम्हारा प्रोडक्शन मेथड एंड तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड तुम्हारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर का। तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम इनकम वाला जो मेथड था, इनकम मेथड पूरे का पूरा हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हमारा प्रोडक्शन मेथड प्लस मेरा एक्सपेंडिचर मेथड पूरा ही इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्शन मेथड के साथ। देखो, जो पिछली वीडियो थी हमारी इनकम मेथड की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया था, प्लस मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सारे नोट्स है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है जिससे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो सारे नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। एंड नेशनल इनकम वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर एक बार समझ लोगे तो पूरा साल वो तंग तुम्हें नहीं करेगा, तो अच्छे से समझ लेना, 2x करके मत समझना। ठीक है, तो चैप्टर तो हमारे पर्टिकुलर मेथड का नाम रहने वाला है प्रोडक्शन मेथड। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नॉट जस्ट पिछली वीडियो बट चैप्टर नंबर 3 की भी वीडियो और पिछली वीडियो इनकम मेथड की दोनों तुम देख लेना, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने देखो एक पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड कराया है। क्यों कराया? क्योंकि मैंने उससे पहले तुम्हारा बेस बनाया है कि तुम कैसे तीनों मेथड्स को कर सको, कैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सको, कैसे तुम इस पूरे चैप्टर को अप्रोच कर सको। तो वो करीब 40 मिनट की वीडियो है, पहले उसको खत्म कर लेना। वो एक ही मेथड मैंने कराया है सिर्फ, लेकिन उसमें मैंने बेस बनाया है, पूरे ही चैप्टर के बेसिक्स तुम्हें उसमें मैंने शुरुआत में समझाए हैं। उसके बाद ही आज की वीडियो तुम देखना। प्रोडक्शन मेथड अब हमारा क्या करने वाला है? ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, जितनी भी हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन हुई है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर मैं टोटल इनकम को प्लस कर दूं, जितनी टोटल इनकम हुई है वो इनकम मेथड हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दूं कि टोटल लोगों ने कितना खर्चा किया है, वो एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। अगर मैं टोटल प्रोडक्शन को प्लस कर दूं कि टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है मेरे देश में एक साल में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मेथड हो जाएगा। लेकिन बेटा जी, प्रोडक्शन के लिए मैंने तुम्हें एक और चीज पिछले चैप्टर के पिछली वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि भैया हम कुछ रॉ मटेरियल लेकर आते हैं। ठीक है, मैंने लेट्स से 100 करोड़ का रॉ मटेरियल लिया। उस 100 करोड़ से रॉ मटेरियल 100 करोड़ के रॉ मटेरियल से लेट्स से अगर मैंने फिनिश गुड बनाया है 500 करोड़ रुपए का, तो क्या मैं सरकार को ये बोल दूं कि भैया जी मैंने तो प्रोडक्शन करी है 500 करोड़ रुपए की, मेरा तो गुड का प्राइस है 500 करोड़ रुपए का, तो मैंने अपना रॉ मटेरियल बनाया 100 करोड़ रुपए का और जो मैंने सामान बाजार में ले जाकर बेचा वो बेचा 500 करोड़ का, क्या मैं सरकार को ये बोलूं भैया मैंने 500 करोड़ का सामान बनाया है? जी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैंने बोला होगा कि भाई मैं तो अपना सामान 500 करोड़ में बेचूंगी, मैंने रेट कैसे लगाया, मैंने कैसे लगाया अपनी चीज का रेट कि मुझे 500 करोड़ में बेचना है अपना सामान। मैं ऑब्वियसली उसमें अपना सारा खर्चा ऐड करूंगी, प्लस उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करूंगी और फिर अपनी चीज का प्राइस डिसाइड करूंगी, अपने फिनिश गुड का जो भी मैंने बनाया होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने खर्चा किया है, ये खर्चा भी तो मैंने रॉ मटेरियल पर भी तो किया होगा। 100 करोड़ रुपए जो मैंने रॉ मटेरियल वाले बंदे को दिया होगा, तो मैं एक चीज सोच के देखो, जिसने मुझे रॉ मटेरियल बेचा, जिस बंदे ने मुझे रॉ मटेरियल बेचा, जब सरकार उसके पास जाएगी जिसने मुझे रॉ मटेरियल बेचा, वो बंदा भी तो सरकार को बोलेगा कि सरकार, मोदी जी मैंने तो 100 करोड़ का सामान बेचा है। मैं मोदी जी को कहती हूँ मोदी जी मैंने 500 करोड़ का सामान बेचा है। अगर मोदी जी 500 और 100 करोड़ को मिला के 600 करोड़ की प्रोडक्शन मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने 500 करोड़ के अपने इस प्राइस में ऑलरेडी अपना खर्चा जोड़ा था, जो खर्चा कौन सा था, रॉ मटेरियल का 100 करोड़ का था। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे प्रोडक्शन मेथड के अंदर प्रोडक्शन निकालनी है तो मैं अपने फिनिश गुड के प्राइस में रॉ मटेरियल का प्राइस माइनस करूंगी और फिर प्रोडक्शन निकालूंगी। सिंपल भाषा में ये मतलब था कि अगर मुझे प्रोडक्शन की वैल्यू निकालनी है प्रोडक्शन मेथड के अंदर, तो मैं अपने फिनिश गुड के प्राइस में से अपने रॉ मटेरियल का प्राइस माइनस करूंगी और 400 करोड़ मैं बोलूंगी कि भैया जी 400 करोड़ का सामान मैंने प्रोड्यूस किया है। क्यों? 100 करोड़ का तो ऑलरेडी उसमें रॉ मटेरियल का ही वैल्यू था। तो मैंने कितने की प्रोडक्शन करी है? 400 करोड़ की। सिंपल भाषा में मैं मोदी जी को 400 करोड़ बताऊंगी कि मैंने इतने की प्रोडक्शन करी है। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन मेथड देखो मेरा क्या कहता है कि एज वी ऑलरेडी नो, प्रोडक्शन डजंट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट बट टू द वैल्यू एडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हमने कितनी वैल्यू ऐड करी थी भैया? हमने कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 400 करोड़ की वैल्यू ऐड करी थी, विच इज फाइनल आउटपुट का प्राइस माइनस इनपुट का प्राइस। ये मेरी वैल्यू एडेड थी 400 करोड़ की, यही मेरी प्रोडक्शन है। सो इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू एडेड। इन दिस मेथड हम क्या करेंगे? टोटल वैल्यू एडेड फाइंड आउट करेंगे। तो रॉ मटेरियल 100 करोड़ का था, फिनिश गुड 500 का बनाया, तो वैल्यू एडेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 400 करोड़ हो गया। पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज डिटेल में समझाई थी। सो वैल्यू एडेड बाय द फैक्टर इनपुट्स, देखो पिछले वीडियो में भी मैंने तुम्हें बताया था कि रॉ मटेरियल 100 करोड़ का है, फिनिश गुड 500 का है, वैल्यू एडेड 400 करोड़ का है। ये जो 400 करोड़ है ये कहां जाएंगे?
कहाँ जाएंगे? ये जो 400 करोड़ है ये कहाँ जाएंगे? ये 400 करोड़ जाएंगे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिवाइड हो जाएंगे। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, पिछली वीडियो अगर सुनी है तभी समझ आएगा। तो 400 करोड़ फिनिश गुड्स के जो हमारे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के थे, ये मैंने पिछली वीडियो में भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में उनकी इनकम के फॉर्म में डिवाइड कर दिए थे, और उसी को मैंने इनकम मेथड बोला था। इनकम मेथड में मैंने क्या बोला था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर कॉस्ट होती है वो, या वैल्यू एडेड होती है वो, और वो मेरा एनडीपीएफसी होता है। पिछली वीडियो में हमने समझा था इनकम मेथड में हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो क्या निकल के आई थी? एनडीपीएफसी निकल के आई थी। वो क्या निकल के आई थी? एनडीपीएफसी निकल के आई थी। और इस मेथड में आज मैं एनडीपीएफसी को ही किसके बराबर रख दूंगी? वैल्यू एडेड के बराबर रख दूंगी। पिछले मेथड में 400 करोड़ हमने क्या बोला था? एनडीपीएफसी बोला था, जो मैंने कैसे निकाला था? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। आज मैं क्या बोलूंगी कि अगर मैं फिनिश गुड में से 500 करोड़ में से 100 करोड़ माइनस कर दूं तो भी तो 400 करोड़ निकल आएगा ना। पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने दिया उसका सम टोटल करके 400 करोड़ आएगा। अरे लेकिन फिनिश गुड में से रॉ मटेरियल माइनस करके भी तो 400 करोड़ आ जाएगा। तो प्रोडक्शन मेथड मुझे क्या बोलेगा कि फिनिश गुड के प्राइस में से, आउटपुट के प्राइस में से रॉ मटेरियल का प्राइस माइनस कर दो, वैल्यू एडेड निकल आएगा। और इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर मेथड में मुझे वैल्यू एडेड ही तो निकालना है। सो वैल्यू एडेड बाय द फैक्टर इनपुट्स कैन बी आल्सो कॉल्ड एज एनवीएएफसी, which is नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एनवीएएफसी क्यों हम इसको एनवीएएफसी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ना तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और ना ही एनआईटी इंक्लूडेड है। इसमें ना तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ना ही एनआईटी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर मेरा फैक्टर इनपुट से मेरे जो भी टोटल मेरा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड निकला 400 करोड़ का, उसी को मैं एनडीपीएफसी बोल रही थी इनकम मेथड में। इस मेथड में मैं उसी को एनवीएएफसी बोल रही हूँ। सो एज वी सॉ फ्रॉम इनकम मेथड, फैक्टर इनकम इज कॉल्ड एज एनडीपीएफसी। So NDPFC, which is net domestic product at factor cost, is also called as NVAFC in the production method. So NDPFC is NVAFC. लेकिन हम इस मेथड में क्या निकालेंगे? हम इस मेथड में बेटा निकालेंगे टोटल वैल्यू एडेड। ठीक है, NVAFC is the value added only by the factor inputs. NVAFC is the value added only by factor inputs. हमने उसमें डेप्रिसिएशन, एनआईटी कुछ ऐड ही नहीं किया। हमें इस पर्टिकुलर मेथड में क्या निकालना है? टोटल वैल्यू एडेड निकालनी है। क्या निकालना है? टोटल वैल्यू एडेड निकालनी है। जैसे कि इनकम मेथड में मुझे क्या निकालना था? सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो टोटल इनकम थी वो निकालनी थी, तो एनडीपीएफसी से निकाल के मैंने वो निकाल दी थी। इस मेथड में मैं जीडीपीएमपी निकालूंगी। कैसे? एनवीएफसी में, यानी कि जो वैल्यू एडेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने करी है उसमें मैं क्या करूंगी? डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी, एनआईटी ऐड कर दूंगी, और मेरी टोटल वैल्यू एडेड निकल आएगी। और ये जो टोटल वैल्यू एडेड है ये क्या हो जाएगी? जीडीपीएमपी या जीवीएएमपी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया? एनवीएफसी में डेप्रिसिएशन जोड़ा, एनआईटी जोड़ा। तो जब डेप्रिसिएशन जोड़ा नेट से ग्रॉस बन गया, एनआईटी जोड़ा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बन गया। तो फाइनली मैंने अपने वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकाला? तो हमने इस मेथड में फाइनली क्या निकाला है? जीवीएएमपी या फिर जीडीपीएमपी निकाला है। ठीक है, तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनपुट्स ने जो कॉस्ट ऐड करी थी सिर्फ उसको ऐड किया था, जो वैल्यू ऐड करी थी सिर्फ उसको किया था। पर हम इस मेथड में हमारा फाइनली जीडीपीएमपी या जीवीएएमपी निकालेंगे। इसी को मैं क्या बोलूंगी? वैल्यू एडेड बोलूंगी, या इसी को बेटा मैं क्या बोलूंगी? टोटल वैल्यू एडेड बोलूंगी। और इसका ही अब जीवीएएमपी का ही मेरा फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरे आउटपुट की कॉस्ट में से जब मैं रॉ मटेरियल की इनपुट की कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो मैं जीडीपीएमपी निकालूंगी। फिर जीडीपीएमपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन और एनआईटी हटा दूंगी तो एनवीएएफसी निकलेगा। समझ आ रही है चीज? तो हमने क्या किया? जीवीएएमपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टोटल वैल्यू एडेड। और अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो मैं जीवीएएमपी से एनएनपीएफसी निकाल सकती हूँ। कैसे? ग्रॉस में से एनआईटी माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एनएफआई ये माइनस ऐड कर दिया, तो मैं जीवीएएमपी विच इज जीडीपीएमपी इससे एनएनपीएफसी निकाल दूंगी। समझ आई चीज? तो टेक्निकली हमारा क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड का, प्रोडक्शन मेथड का जो क्वेश्चन है, दो चीजें बोल सकता है, तीन चीजें इनफैक्ट बोल सकता है। या तो वो बोल सकता है जीडीपीएमपी या जीवीएमपी निकालो। ठीक है, उसका फॉर्मूला अभी मैं कराती हूँ, विच इज आउटपुट का जो फिनिश गुड का कॉस्ट था माइनस इनपुट का कॉस्ट करके जीडीपीएमपी निकल जाएगा। जीडीपीएमपी निकालने से हम क्या कर सकते हैं? फिर एनवीएएफसी निकाल सकते हैं या एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं। कैसे? इससे यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? चैप्टर 3 के थ्रू। हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन एनआईटी को माइनस कर देंगे। या फिर वो कह सकते हैं एनएनपीएफसी नेशनल इनकम निकालो। अगर नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करोगे? पहले जीडीपीएमपी निकालोगे आउटपुट माइनस इनपुट करके, और फिर उससे एनएनपीएफसी निकालोगे, ये सारे चेंजेस करके। ठीक है जी। तो
अब अगली चीज, प्रोडक्शन मेथड को और क्या क्या नाम दे सकते हैं? प्रोडक्शन मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोल सकते हैं, नेट आउटपुट मेथड या फाइनल आउटपुट मेथड बोल सकते हैं, या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी इसी को हम बोलते हैं। हमारे मेथड के नाम है, हमारे मेथड के अलग अलग ये सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, थोड़ी सी थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ NFIA, ठीक है। तो हमने क्या बोला भैया जी कि एक साल में जितने भी टोटल सभी ने मिलाकर जितना टोटल वैल्यू ऐड किया है, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा वैल्यू एडेड मैंने कैसे निकाला था, मैं बार बार कह रही हूँ वैल्यू एडेड मैंने कैसे निकाला था। देखो शुरू से फिनिश गुड के कॉस्ट में से मैंने रॉ मटेरियल का कॉस्ट माइनस किया था, तो मेरा ये वैल्यू एडेड निकल कर आया था। मैंने फिनिश गुड के कॉस्ट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट माइनस किया था, तो 500 माइनस 100 करके मेरा वैल्यू एडेड निकल कर आया था। लेकिन ये जो है मेरा, ये सिर्फ मैंने अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन और NIT ऐड ना करूं तो NVFC होगा, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन और NIT भी ऐड कर दूं तो ये मेरा GDP-MP बन जाएगा। सिंपल बात हो गई कि फिनिश गुड में से अगर मैं रॉ मटेरियल का कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, NDPFC निकल के आएगा या NVAFC निकल के आएगा। अगर उसमें मैं डेप्रिसिएशन और NIT ऐड कर दूं तो मेरा GDP-MP निकल के आ जाएगा, और वो जो मेरा GDP-MP होगा वही मेरा फाइनल चीज निकलेगा इस चैप्टर में, इस मेथड में, जिसको मैं टोटल वैल्यू एडेड भी बोलूंगी। तो जो मेरा इनकम मेथड है वो NDPFC निकालता है, और जो मेरा वैल्यू एडेड मेथड है, जब प्रोडक्शन मेथड है जो ये वाला है, ये GDP-MP निकालता है। क्या निकालता है? GDP-MP। कैसे निकलेगा? वही अपना माइनस करके इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट करके हमारा GDP-MP निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बस डेप्रिसिएशन और NIT भी मुझे उसमें ऐड करना रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज द सम टोटल, कहते सम टोटल है किसका भैया, जितना भी वैल्यू ऐड किया है। फिर से वैल्यू एडेड क्या था? आउटपुट का कॉस्ट माइनस इनपुट का कॉस्ट। तो जितना भी वैल्यू एडेड हुआ है सभी सेक्टर्स के द्वारा मेरे देश के अंदर, उसको मैं इस मेथड में अंदर निकालने वाली हूँ। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। कहते हैं रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू ऐड किया गया, ठीक है। रॉ मटेरियल को क्या बोला मैंने? इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलूंगी। बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, आपने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करी, यानी आपने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाया, उसकी मदद से आपने क्या किया, रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड करी, वो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितना कंट्रीब्यूशन किया एक एंटरप्राइज ने, उसको भी हम वैल्यू एडेड बोल सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली मेरे रॉ मटेरियल का ही दूसरा नाम है। तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला होगा? आउटपुट माइनस रॉ मटेरियल का वैल्यू। तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। आउटपुट का क्या फॉर्मूला होगा? आउटपुट का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट इज माय चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अकाउंट्स में भी तुम पढ़ते हो, सेल्स में अगर मैं प्लस कर दूं चेंज इन स्टॉक तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर मैं सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दूं तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो मैंने अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, अब देखो फिर से A इज इक्वल्स टू B माइनस C करा है, लेकिन ये जो B है इसका ये पूरा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और जो C है अब इसकी बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहली चीज, इसका नाम क्या क्या हो सकता है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का नाम क्या क्या हो सकता है? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंडरी इनपुट्स, ठीक है। अगली चीज नॉन फैक्टर इनपुट्स, ये सारे इसके नाम हो सकते हैं। इसको मैंने स्टार किया है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखा आ जाता है, ठीक है। अगली चीज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल का मैंने ये नाम लिख दिया, लेकिन अगर इसमें लिखा आ जाए फैक्टर इनपुट, तो फैक्टर इनपुट बेटा तुम्हारे रॉ मटेरियल नहीं होते, या फिर कोई एसेट दे दिया, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ कार, अगर कुछ भी ऐसा है तो वो तुम्हारे रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल तुम्हारा कोई भी ऐसा फिक्स्ड एसेट नहीं है। या अगर बोल दिया कि फैक्टर इनपुट खरीदा है तो उसको तुम रॉ मटेरियल में ऐड नहीं करोगे। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए क्या क्या लिखा आ सकता है? रॉ मटेरियल, सेकेंडरी इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट लिखा आ सकता है। अगर फैक्टर इनपुट लिखा है तो उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तुमने अपने देश के अंदर से जो रॉ मटेरियल खरीदा या बाहर से जो रॉ मटेरियल खरीदा, दोनों को प्लस करोगे, तुम्हारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हें वैल्यू एडेड निकालने के लिए आउटपुट माइनस इनपुट करना पड़ेगा। वैल्यू एडेड निकालने के लिए आउटपुट माइनस इनपुट होगा। आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इनपुट कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। यूजुअली
यूजुअली सीधा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लिखा होता है, ये हमें प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर डोमेस्टिक परचेज दिया है तो साथ में इंपोर्ट्स भी प्लस करना पड़ेगा ताकि वैल्यू ऑफ आईसी आप निकाल सको। तो क्रक्स क्या निकला कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो। पहले कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसमें से माइनस करोगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा जीडीपीएमपी या जीवीएएमपी या टोटल वैल्यू एडेड या वैल्यू एडेड, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, जीवीएएमपी बोल सकते हो इसी को जीडीपीएमपी बोल सकते हो, इसी को टोटल वैल्यू एडेड बोल सकते हो, या इसी को तो सिंपल वैल्यू एडेड भी बोल सकते हो। तो अगर पेपर बोल रहे हैं कि वैल्यू एडेड निकाल के आओ, तो तुम्हें क्या करना है? आउटपुट माइनस आईसी करके वैल्यू एडेड निकाल के आना है। अब वैल्यू एडेड में से जीवीएमपी में से तुम डेप्रिसिएशन और एनआईटी अगर माइनस कर दो तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट तुम्हारा निकल जाएगा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में से फिर तुम एनएनपीएफसी निकाल सकते हो, या इसमें से भी एनएनपीएफसी निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछे। एनएनपीएफसी माने तो नेशनल इनकम। ठीक है, तो यूजुअली क्वेश्चन नेशनल इनकम निकालने को बोलता है, पर वो ये निकालने को भी बोल सकता है, इसके लिए भी बोल सकता है, इसके लिए भी बोल सकता है। क्वेश्चन ने जो निकालने को बोला है तुम्हें वो निकाल के आना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्रक्स हमारे प्रोडक्शन मेथड का। इसके बाद एक और चीज इसी मेथड में छोटी सी आती है, विच इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि अगर मैं मोदी जी को बोलूं, मोदी जी मैंने 500 करोड़ का सामान बेचा, जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, वो बंदा भी बोले मोदी जी मैंने 100 करोड़ का सामान बेचा, तो मोदी जी टोटल प्रोडक्शन बोले 600 करोड़ की। यहाँ दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने 500 करोड़ में उसका प्राइस ऑलरेडी जोड़ रखा था रॉ मटेरियल का। तो देखो ये मेथड, अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में मैं क्या बोलती हूँ, कहते हैं एक फार्मर था, उसने कुछ वीट बनाई थी 500 रुपए की। उसने 500 रुपए की वीट बना के मिलर को बेची, चक्की वाले को बेची कि ले भैया 500 रुपए की कनक ले ले वीट। उसने क्या किया, उस मिलर ने क्या किया, 500 रुपए की वीट खरीदी, उस पर 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसने किया अपने लैंड लेबर कैपिटल की मदद से। 700 रुपए का उसने आटा बनाया और 700 रुपए का आटा बना के उसने बेकरी वाले को बेचा। बेकरी वाले ने 700 रुपए का आटा खरीदा, 300 रुपए की अपनी कुछ एडिशन करी और फिर 1000 रुपए की ब्रेड बना के कंज्यूमर को बेची। अब अगर ये बोले फार्मर मैंने 500 रुपए का सामान बेचा, ये बोले मैंने 700 रुपए का सामान बेचा, ये बोले मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा, तो तुम करके देखो 1000, 1700 प्लस 500, ये तुम्हारा बन जाएगा टोटल ऑफ 2200 रुपए कि टोटल 2200 रुपए का सामान बिका है। पर फाइनल कंज्यूमर को तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का सामान बिका है। फाइनल कंज्यूमर को तो बाजार में सिर्फ 1000 रुपए का सामान बिका है। अगर ये सारे कहने लग जाए मैंने तो 500 का सामान बेचा, मैंने 700 का बेचा, मैंने 1000 का बेचा, टोटल तो 2200 रुपए की प्रोडक्शन हो गई, तो ये डबल काउंटिंग है, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है जब इसने 1000 रुपए की ब्रेड बेची तो इसने 700 रुपए का अपना रॉ मटेरियल का कॉस्ट उसमें जोड़ा था। जब इसने 700 रुपए का आटा बेचा उसमें 500 रुपए का रॉ मटेरियल का कॉस्ट जोड़ा था। तो हम क्या कहते हैं, एट एवरी पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, तुम क्या करो, सिर्फ आउटपुट का वैल्यू चेक करो, रॉ मटेरियल का वैल्यू माइनस कर दो और सिर्फ वैल्यू एडेड देखो। ठीक है, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का सोल्यूशन क्या होगा कि तुम सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड लगाओ और सिर्फ वैल्यू एडेड चेक करो और सिर्फ जो वैल्यू एडेड है सिर्फ वही नेशनल इनकम में ऐड करो, कि तुम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड निकालो और सिर्फ उसको ही नेशनल इनकम में ऐड करो। वैल्यू एडेड कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करो, वैल्यू एडेड निकालो, सिर्फ उसी को डालो। कैसे होगा वैल्यू एडेड? 1000 माइनस 700, 300 रुपए की वैल्यू एडेड यहाँ हो गई, 700 माइनस 500, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 200 की वैल्यू एड, यहाँ पे इनपुट मैंने 0 मान लिया है। ठीक है, तो 500 माइनस 0, वैल्यू एडेड 500। अब करके देखो, प्लान 500 प्लस 200 प्लस 300, 1000 रुपए, ये सही है। ठीक है, या फिर तुम दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि जो तुमने फाइनल कंज्यूमर को बेचा है, जो फाइनल कंज्यूमर को फिनिश गुड बेचा है, फाइनल गुड बेचा है, सिर्फ उसका रेट जोड़ दो, सिर्फ उसका 1000 रुपए तुम जोड़ दो और बोलो कि 1000 रुपए का सामान बिका है, सिर्फ उसको तुम काउंट कर लो। ठीक है, फाइनल आउटपुट मेथड, दैट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड दैट इज ₹1000 शुड बी एडेड टू नेशनल इनकम। या तो हर स्टेप पे वैल्यू एडेड निकालो और उसको जोड़ो, या फिर फाइनल कंज्यूमर को जितने का सामान बिका सिर्फ उसको जोड़ो नेशनल इनकम में। दोनों में से कोई भी एक काम तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरा वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड होता है खत्म। उसकी प्रिकॉशंस तुम देख सकते हो, ये प्रिकॉशन सेम ही रहेंगी जो मैंने तुम्हें इनकम मेथड में भी कराई थी, कि तुम्हें क्या इंक्लूड नहीं करना है। सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, सेकंड हैंड गुड कोई बेचा है, अगर कोई शेयर डिबेंचर या बॉन्ड बेचा है उसको तुम ऐड नहीं करोगे। अगर तुमने कोई सेकंड हैंड गुड खरीदा या बेचा है, शेयर्स बॉन्ड्स या डिबेंचर्स खरीदे और बेचे हैं, उसको तुम ऐड नहीं करोगे, लेकिन इनके ऊपर लगने वाली कमीशन को तुम ऐड करोगे, इनके ऊपर लगने वाली ब्रोकरेज को तुम ऐड करोगे। ठीक है, सिमिलरली इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको माइनस करोगे, ऑब्वियसली हम माइनस ही करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर तुमने सर्विसेज
सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करी है उसको ऐड नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाई है तो उसको तुम ऐड करोगे। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस ये तुम ऐड करोगे, मैंने इनकम मेथड में भी बताया था। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको तुम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्विसेज है, अपने घर पे तुमने खाना बनाया, अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ाया या कुछ भी किया, सब साफ सफाई की, उसकी तुम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तुम आउट ऑफ लव करते हो, यू कैन नॉट गिव अ प्राइस वैल्यू टू इट। लेकिन अब अगर तुमने कोई सामान बनाया तो तुम्हें सामान की तो मार्केट वैल्यू पता है कि शूज की मार्केट वैल्यू क्या होती है। तुमने 100 शूज बनाए, 90 बाजार में बेचे, 10 अपने घर पे यूज किए, तो तुम्हें पता है ना 90 शूज की वैल्यू क्या थी, वही तुम बाकी 10 की भी जोड़ सकते हो। तो अगर गुड्स बनाई है खुद के लिए वो ऐड होगा, सर्विसेज बनाई है खुद के लिए वो ऐड नहीं होगा। चलो अब आते हैं मेरा एक्सपेंडिचर मेथड, मेरा लास्ट मेथड। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या बोलते हैं, इसको मैं फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड बोल सकती हूँ या इनकम डिस्पोजल मेथड भी मैं इसको बोल सकती हूँ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इस मेथड में मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक्सपेंडिचर्स का सम टोटल कर दूंगी। ठीक है, जो भी मेरे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे हैं मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक अकाउंटिंग ईयर में, इंक्लूसिव ऑफ एनएफआईए, और एनएफआईए भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुम्हारा पर्पस ऑफ परचेज क्या होना चाहिए, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यूज एज रॉ मटेरियल या रीसेल नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने देश के लोगों से पूछूं तुमने टोटल कितना खर्चा किया, और उस सारे टोटल खर्चे को अगर मैं जोड़ दूं, अगर मैं सारे खर्चे को टोटल जोड़ दूं तो मेरा क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। लेकिन वो खर्चा तुमने उन्हीं चीजों पे किया हो जो चीजें तुमने अपने खुद के यूज के लिए खरीदी है या अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है। अगर कोई चीज तुमने रीसेल के लिए खरीदी है, रॉ मटेरियल के लिए खरीदी है, तो उसका खर्चा मत ऐड करो, सिर्फ इनका खर्चा ऐड करो। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ खर्चा ऐड करेंगे, और कौन सा खर्चा, जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे हुआ है उस खर्चे को ऐड करेंगे। और ये मेथड जो है बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि इसके नाम सबसे मुश्किल है। अब तुम देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, अगर तुम्हें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर याद है तो मैं बोलती थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने तुम्हें बोला था कि देयर आर टोटल 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, देयर आर टोटल 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। अगर तुम्हें याद है मैंने तुम्हें यही बोला था कि 4 सेक्टर होते हैं मेरी इकोनॉमी में। तो अगर ये चारों सेक्टर का मैं खर्चा जोड़ दूं कि इन चारों सेक्टर ने इतना इतना खर्चा किया है, अगर चारों का खर्चा जोड़ दूं तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इन चारों सेक्टर्स का खर्चा जोड़ूंगी जो इन चारों ने किस पे किया है, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पे किया है, उसको जोड़ने वाली हूँ। तो क्या कर रही हूँ मैं, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करूंगी। तो इसमें मैं क्या करूंगी, जितना भी मेरे हाउस होल्ड का खर्चा होगा या कुछ भी एनजीओ वगैरह का खर्चा, जो हाउस होल्ड टेक्निकली इसमें हम क्या करें, हाउस होल्ड का खर्चा और कुछ एक एनजीओ का खर्चा ऐड कर रहे हैं। तो टेक्निकली हाउस होल्ड वाला जो मेरा सेक्टर है उसका सारा खर्चा इसमें ऐड हो रहा है। नाम क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई इसका पूरे का पूरा नाम है। दूसरा सेक्टर कौन सा था, फर्म्स। फर्म्स का खर्चा क्या होगा, उनके खर्चे को मैं नाम देती हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो फर्म्स ना जो खर्चा करती हैं वो अपने या तो रीसेल और रॉ मटेरियल के लिए करती हैं, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकती। फर्म्स अगर खर्चा करती है तो वो यूजुअली इन्वेस्टमेंट पर्पस से करती हैं, तो इसीलिए मैं उसको क्या बोल रही हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन बोल रही हूँ। हाउस होल्ड तो खर्चा करता है अपने कंजम्पशन के लिए, फर्म्स यूजुअली खर्चा करती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अगर उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए खर्चा किया है तो वो तो मैं ऐड करूंगी नहीं, रीसेल के लिए किया है तो वो ऐड करूंगी नहीं। फर्म्स दूसरा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से मैंने इसको नाम क्या दिया, कैपिटल फॉर्मेशन। अब जीडीसीएफ इसका आगे दो बाइफर्केशन हो सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म्स खर्चा दो चीजों पे कर सकती है, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की कर सकती है, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो अगर उसने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करी है उसको मैं क्या बोलूंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आप इसको क्या बोल सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF, या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, GFCF भी तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेट। ठीक है जी, अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये भी आगे दो चीजों से बनी हुई है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, इन दोनों को मिलाकर बनी हुई है GFCF हमारी। ठीक है, और दूसरी साइड पे मेरे पास क्या होगा, इधर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एंड फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर है क्या, गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्चा करेगी उसको मैं क्या बोलूंगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई बाइफर्केशन नहीं है। और इधर फॉरेन सेक्टर का नेट एक्सपोर्ट विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। शॉर्ट में इस पूरे फॉर्मूला को कैसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है
इसको बोला जाता है जी, इसको बोला जाता है आई, और नेट एक्सपोर्ट को बोला जाता है एक्स माइनस एम। तो इन सभी चीजों को प्लस करके मेरा एक्सपेंडिचर मेथड क्या मुझे निकाल के देता है, जीडीपी एमपी निकाल के देता है। इन सभी चीजों को प्लस करके मेरा एक्सपेंडिचर मेथड मुझे जीडीपी एमपी निकाल के देता है। तो इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपी एमपी। ये मेरा एक्सपेंडिचर मेथड मुझे निकाल के देता है। अब इन सबकी डिटेल देखो, सबसे पहले सी की डिटेल देखेंगे, फिर आई की, जी की, एक्स माइनस एम की। तो सी मेरा क्या हो गया भैया जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कौन करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, हाउस होल्ड करते हैं, और कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ये किस पे खर्चा करेंगे, या तो ड्यूरेबल चीजों पे जो लॉन्ग टर्म चलेंगी, सेमी ड्यूरेबल चीजों पे, नॉन ड्यूरेबल चीजों पे, सर्विसेज पे, ये लोग इन चीजों पे खर्चा करेंगे। तो क्या है, इट इंक्लूड्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द रेजिडेंट्स in abroad and excludes the private final consumption expenditure of non-residents within the domestic boundary। इस लाइन को तुम ज्यादा तवज्जो मत दो, इसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमारे लोगों ने बाहर खर्चा किया है तो वो ऐड होगा, अगर बाहर के लोगों ने हमारे देश में आके खर्चा किया है तो वो ऐड नहीं होगा। यूजुअली ऐसा कुछ तुम्हें न्यूमेरिकल में दिया नहीं जाता है, तुम्हें सीधा सीधा ही जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही दिया जाता है, इतना डिटेल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, तो तुम इसको इग्नोर भी करके चल सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वाला जी वाला, ठीक है। तो गवर्नमेंट किस पे खर्चा करेगी, डिफेंस पे करेगी, लॉ पे करेगी, ऑर्डर पे करेगी, इन चीजों पे खर्चा करेगी, जी में आ गए। आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसको मैं फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल सकती हूँ, या मैं इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकती हूँ। शॉर्ट में आई बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे लंबे लंबे से नाम है, शॉर्ट में इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जीडीसीएफ बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या नाम हो सकता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और क्या नाम हो सकता है, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा, ये दो तरीके का होगा, फिक्स्ड वाला और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाला। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका दूसरा नाम क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर भी तीन चीजें आएंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर तीन चीजें आएंगी, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन तीनों चीजों को मिलाकर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। इन तीनों को मिलाकर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। फिक्स्ड वाले में इन्वेंट्री वाला ऐड करोगे तो जीडीसीएफ बनेगा, जीडीसीएफ को फिर ऐड करोगे तो जीडीपी एमपी बनेगा, ठीक है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। लास्टली मेरे पास आएगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का वही फॉर्मूला हो गया मेरा, एक्सपोर्ट माइनस द इंपोर्ट, ठीक है। ये मेरा पूरे का पूरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अगली चीज एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, अब यहाँ पर देखो, एक्सपोर्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन परचेज ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंपोर्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट्स ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट। अगर हमारे लोग बाहर का सामान खरीद रहे हैं तो वो इंपोर्ट होगा, अगर बाहर के लोग हमारा सामान खरीद रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट मेरा निकल के आएगा, विच इज एक्स माइनस एम, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए में क्या फर्क है, नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए में क्या फर्क है। नेट एक्सपोर्ट में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखते हैं, पर एनएफआईए मेरा फीफा और फीटा का डिफरेंस होता है। ये फीफा माइनस फीटा होता है, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ठीक है। ये एक बेटा डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। तुम देखो ना, हमने एक्सपेंडिचर मेथड में नेट एक्सपोर्ट को ऐड किया, पर फिर भी निकाल मैं क्या रही हूं, मैं जीडीपी एमपी निकाल रही हूं। यानी कि तुम नेट एक्सपोर्ट को अगर ऐड कर दोगे तो तुम डीपी से एनपी पे नहीं पहुंचोगे, डीपी पर ही रहोगे। पर अगर तुमने एनएफआईए ऐड कर दिया तो तुम क्या करोगे, फिर जीएनपी एमपी पे पहुंच जाओगे। अगर तुमने इसमें एनएफआईए ऐड किया तो तुम डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंच जाओगे। इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज भी ऐड होती हैं, पर इसमें सिर्फ फैक्टर सर्विसेज ही इंक्लूड होती हैं। फैक्टर सर्विसेज माने तो मेरी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उन सबकी सर्विसेज इसमें ऐड होती है। इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, वो भी इसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर मेथड मेरा क्या है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, इन सबको मिलाकर बना जीडीपी एमपी, ठीक है। एक लास्ट चीज, व्हाट इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर मैं नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए को जोड़ दूंगी तो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अगर मैं नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए को जोड़ दूंगी तो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे तीनों मेथड होते हैं खत्म। अगले चैप्टर, अगली वीडियो में एक मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी इस चैप्टर के, बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि तुम्हें कैसे सॉल्व करने चाहिए न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। मैंने तीनों मेथड्स तुम्हें करा दिए, उनके सारे नाम जो लिखे आ सकते हैं वो बता दिए, सारे अलग अलग फॉर्मूलाज जो बन सकते हैं सब मैंने करा दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि पूरा साल बहुत अच्छा कॉन्टेंट इस चैनल पे हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो।